हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं आप सभी का हमारे इस वीडियो लेक्चर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, ये लेक्चर जो है हमारा कम्प्लीटली क्लास 7 जो सोशल साइंस है उसको ही डेडिकेटेड है। ये आप सभी बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, ये ना केवल आपके स्कूल लेवल के एग्ज़ाम बल्कि आपके स्टेट पीसीएस, यूपीएससी जैसे डिफरेंट कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम जिसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो पॉसिबल हो तो आप सभी जितना ज़्यादा शेयर कर सकें इस वीडियो लेक्चर को, ये उतना ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाएगा। सो यहीं से लेक्चर की शुरुआत करते हैं दोस्तों। लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर विदाउट टॉकिंग एनीमोर। सबसे पहले हम यहाँ कवर करने वाले हैं छोटे छोटे राज्यों का विकास कैसे होता है। छोटे छोटे राज्यों का विकास 650 से लेकर के 1200 ईस्वी तक होता है दोस्तों। एक्चुअली इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी शुरुआत के लिए आपको जानना पड़ेगी कि 647 ईस्वी में यहाँ पे एक राजा थे, राजा हर्षवर्धन। और उनकी जब मृत्यु हो जाती है यहाँ पे, तो उसके बाद जो है आने वाले 600 वर्षों तक भारत में कोई भी बड़ा राज्य नहीं बन पाता, बल्कि जितने भी बड़े राज्य होते हैं वे छोटे छोटे हिस्से में बढ़ जाते हैं दोस्तों। जैसे आप यहाँ पे इस मैप में देख सकते हो, अलग अलग यहाँ पे आपको यहाँ पे डायनेस्टी जो है वो बसते हुए दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे गढ़वाल है ना, जैसे राष्ट्रकूट, चौहान, चालुक्य, परमार, सोमवंशी, हैहयवंशी, गंगवंशी, इस तरीके से आपको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंश बसते हुए दिखाई देंगे। सो देखिए, हम यहाँ से लेक्चर की शुरुआत करते हैं। नए राजा और राजवंश कैसे बन जाते हैं, कैसे शुरुआत होती है इसकी। 647 में उनकी मौत हो गई। उसके बाद देखिए 650 में 650 ईस्वी के आसपास में क्या होता है, बहुत सारे शिलालेख और ताम्रपत्र प्राप्त होते हैं। शिलालेख मतलब रॉक एडिक्ट, पत्थरों पे लिखी हुई बातें, और तांबे के, ये तांबा जो एक मेटल होता है उसमें खुदी हुई बातें जो हैं हमारे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को मिलती है। उससे उनके बारे में स्टडी करने से उन्हें पता चलता है कि अपने आसपास के इलाकों को जीतकर अपने राज्य में कई राजाओं ने मिला लिया था। लेकिन बाद में राजाओं के कोई उत्तराधिकारी नहीं आया, उनका कोई सक्सेसर नहीं आया जो उनके राजपाट को आगे बढ़ाता। तो इसलिए उनकी साम्राज्य जो है धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है दोस्तों। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक की बात जो है जो मैं समझा रहा हूँ। एक मिनट दोस्तों। ओके, अब यहाँ से देखते हैं हम लोग कि इसी कारण से उनका राज्य जो है समाप्त हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है ना दोस्तों कि आसपास के इलाकों को वो लोग जीतते तो हैं, आसानी से शासन भी कर लेते हैं, और धीरे धीरे राजा की अधीनता मानने से इनकार करने लगे। उदाहरण के लिए अगर हम बात करते हैं क्या, कि पश्चिम भारत के एक राज्य में राष्ट्रकूट वंश था दोस्तों। ठीक है, पहले वो चालुक्यों का गुलाम हुआ करता था, चालुक्यों के कर्मचारी हुआ करते थे। 8वीं शताब्दी में क्या हुआ आपको पता है, उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई और स्वतंत्र शासक के रूप में खुद ही स्थापित हो गए। पहले देखिए जो राष्ट्रकूट थे चालुक्यों के साथ काम करते थे, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने लगे, और उसके बाद स्वयं जो है शक्तिशाली राजा के रूप में अपने कार्यभार को वो लोग संभालने लगे दोस्तों। क्लियर है आप सभी को। उसके बाद देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी शक्तिशाली योद्धा ने अपने साथियों के साथ गए, कमज़ोर कबीले, कोई बस्ती होता है वहाँ पे हमला करेंगे, वहाँ पे उस इलाके को जीतेंगे, और दूसरे क्षेत्रों से ब्राह्मणों को, व्यापारियों को, किसानों को वहाँ से लेके आएंगे और वहाँ पे बसा देंगे। जैसे आपको एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, यहाँ पे राजस्थान में ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ वहाँ पे, जोधपुर के पास घटियाला से मिले एक शिलालेख से ये पता चला, क्या पता चला, प्रतिहार वंश के लोगों ने भी ऐसा ही काम किया। उन्होंने क्या किया, जबलपुर के निकट भी, अब देखो प्रतिहार वंश के लोगों ने यही काम किया कि ब्राह्मणों को, व्यापारियों को, किसानों को लाके वहाँ बसा दिया। उधर आप छत्तीसगढ़ की अगर बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में त्रिपुरी कलचुरियों का भी शासन था दोस्तों। देखिए पहले तो यहाँ पे है वंशी कलचुरियों का शासन था, उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि त्रिपुरी जो कि दूसरे क्षेत्र में बसे हुए थे, जबलपुर के पास थे, तो वो लोग जो हैं अपने लोगों को लेके आए, यहाँ पे आक्रमण किया और अपने लोगों को लाके यहाँ पे बसा दिया छत्तीसगढ़ में। ओके, सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखें तो हमें और भी कुछ चीज़ें जानने को मिलती हैं। जैसे राजा और राज्य बनने के कुछ और भी तरीके थे वहाँ पे। कैसे होता था ये, जैसे कुछ परिवारों ने जमीन के बड़े बड़े टुकड़ों पर अधिकार कर लिया था, और उन जमीनों से अच्छी फसलें प्राप्त करने के लिए, सिंचाई के लिए साधन जैसे कि कुएं, तालाब आदि ये लोग बनवाते थे। तो इससे फसल अच्छी होने लगी और वे संपन्न होने लगे। क्यों, फसल ज़्यादा होता था तो उनकी इकोनॉमी बढ़ने लगी
और वो लोग अमीर होते गए। धीरे धीरे इन इलाकों के लोगों पर उनका दबदबा बढ़ता गया और वो लोग वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन गए। आपने देखा होगा आपके गांव के आसपास में जो पैसे वाला होता है लोग उसकी बातें सुनते हैं। इन परिवारों ने अपने को श्रेष्ठ और ऊंचा सिद्ध करने के लिए अपने वंश का संबंध देवताओं और ऋषियों से जोड़ दिया। बोलने लगे कि हम उस देवता के परिवार से हैं। इसीलिए पहले के ज़माने में लोग राजाओं को भगवान मानते थे। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि पाल वंश है और मध्य भारत, बंगाल में पाल वंश है और मध्य भारत में कलचुरी लोग, ये लोगों का बड़ा ही शासन था यहाँ पे, यानी कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पे। दूसरी बात अगर हम बात करें कि ब्राह्मणों और भाटों की क्या भूमिका थी, तो इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, एक ताकतवर राजवंश के रूप में स्थापित करने के लिए, राज्य को व्यवस्था बनाने के लिए इन्हें ब्राह्मणों की बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए रहती थी, क्योंकि ये ऐसा मानते थे, भगवान पे आस्था थी इनकी। तो ऊपर से ये कहते थे कि धर्म, ज्ञान और राजकाज चलाने के ज्ञाता के रूप में ये ब्राह्मणों को अपने साथ रखा रहते थे, जिनको ये पुरोहित के नाम से जानते थे। और इसीलिए उत्तर और दक्षिण दोनों ही क्षेत्रों के राजाओं ने गंगा यमुना तट पर बसे जितने भी ब्राह्मण थे सबको अपने राज्य में मिला लिया था। आपको याद होगा चाणक्य की बात, है ना, जो चाणक्य हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी, वो भी एक ब्राह्मण ही थे भाई। तो राजा ब्राह्मणों को कभी कभी पूरे गांव के गांव गिफ्ट दे देते थे खुशी के मारे, और कभी कभी ऐसा होता था जितना टैक्स आता था सारे टैक्स को उन लोगों को दे दिया जाता था। तो ये कमाल की चीज़ें होती थी। देखिए, और ब्राह्मणों ने क्या करवाया, जो भी राजा हुआ करते थे उनके वंशावली को इस तरीके से वो खुदवाते थे, और खुदवाने के बाद इन्हें चंद्र, सूर्य या किसी महान ऋषि का वंशज बता देते थे। साथ ही समाज में राजा की श्रेष्ठता को स्थापित करने के लिए जो ब्राह्मण थे उनसे राजस्वी यज्ञ करवाते थे, अश्वमेध यज्ञ। आपने सुना होगा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया था। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे अर्जुन ने भी अश्वसूय यज्ञ किया था, यानी कि ये अश्वमेव यज्ञ किया था, और उनका घोड़ा भागते भागते छत्तीसगढ़ में ताम्र, यहाँ पे ताम्रध्वज नाम के एक राजा थे दोस्तों, ताम्रध्वज ने उनको पकड़ लिया, उस घोड़े को। दोनों के बीच में लड़ाई होती है वहाँ पे, और वहाँ पे अर्जुन हार जाते हैं, अर्जुन बेहोश हो जाते हैं। तब कृष्ण जी आते हैं और ताम्रध्वज के यहाँ उसको लेके चलते हैं, बोलते हैं कि तुमको खुद से बड़ा भक्त देखना है अर्जुन। तो अर्जुन मान जाते हैं, उनको वहाँ लेके जाते हैं ताम्र, और अपने साथ जो है जो यमराज होता है उसको शेर के रूप में लेके जाते हैं, और उनको कहते हैं जाकर के राजा को कि हे ताम्रध्वज, जो कहाँ के राजा थे दोस्तों, जो आरंग के राजा थे। वहाँ पे वो कहते हैं, आरंग कहाँ है, रायपुर में। तो उनको उन्होंने कहा कि हे राजन, आप हमारे सिंह को भोजन परोसिए, और इस भोजन के लिए क्या चाहिए उनको, आपका जो पुत्र है मोरध्वज, उनके बेटे का नाम मोरध्वज था, उसको आप काट के हमारे शेर को खिला दीजिए। तो राजा ने भक्ति विवश में विवश होकर के अपने बेटे को काटा और उस शेर को खिला लिया। अब इसके बाद क्या होता है, वह शेर शेर जो है उनको खा जाता है, और कृष्ण भगवान ने उनको वापस से जिंदा कर दिया। तो अर्जुन उनकी भक्ति देख करके वहाँ पे कृतज्ञ रह जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार देखिए, छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पे कलचुरी शासक रत्नदेव तृतीय का भी ऐसा ही एक दान देने वाला ताम्रपत्र लोगों को मिला है, जो उनकी सूचना देता है। अब अगर हम भाटों की बात करें तो उन्होंने भी राजवंशों को प्रतिष्ठित करने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाई। इस युग में समूचे उत्तर भारत में, पूरे नॉर्थ इंडिया में भाट परंपरा दिखाई देती है। भाट कौन होते थे, ये एक दरबारी कवि हुआ करते थे, जो स्थानीय राजाओं के बारे में पूरा गुणगान करते थे और उनके बारे में अपनी श्रद्धा व्यक्त करते थे। जैसे ही आप देख सकते हो, एग्जाम्पल के लिए छत्तीसगढ़ में भी चारण कवि की परंपरा थी। तो जैसे छत्तीसगढ़ में खैरागढ़ है, आपको पता होगा, खैरागढ़ में एक म्यूजिकल यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप ये भी जानते होंगे। वहाँ पे राजा लक्ष्मी निधि राय थे, उनके दरबार में दलराम राव नाम के कवि हुआ करते थे। उन्होंने अपनी कविताओं से राजा की प्रशंसा के कई सारे पुल बांध दिए, और उन्होंने पहली बार अपनी कविताओं में छत्तीसगढ़ के नाम का प्रयोग किया था, दलराम देव ने। याद रखिएगा इसको, ये सीजीपीएससी में आपके पूछा जा सकता है प्रीलिम के एग्जाम में। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अधिपति राजा और सामंत राजा। इसमें क्या होता है, मैं आपको इसको शॉर्ट में थोड़ा समझा देता हूँ, यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए कि कोई राजा जाता है और किसी दूसरे राज्य पे अटैक करता है। मान लीजिए कोई राजा है ए, इसने जाकर के राजा बी पे अटैक किया। राजा बी जो है ये हार जाता है। जब ये हार जाएगा तो इसे इस राजा की, यानी राजा ए की अधिपत्य स्वीकार करनी पड़ेगी। राजा ए को ये क्या कहेगा, महाराजाधिराज कहेगा दोस्तों। क्या कहेगा, महाराजाधिराज। और ये जो होगा, जो बी होगा, इसे लोग जानेंगे सामंत के नाम से। किस नाम से जानेंगे, सामंत। तो इस तरीके से सामंतों का आगमन भी धीरे धीरे होने लग जाता है दोस्तों। क्लियर है आप सभी को? ओके, अब यहाँ देखिए कुछ प्रमुख राजवंश आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि 800 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक
उत्तर पूर्वी और मध्य भारत के दक्षिण में 3 बड़े प्रभावशाली राजा आए। एक तो था प्रतिहार वंश, एक तो था पूर्वी, देखिए प्रतिहार वंश उत्तर भारत में था, पूर्वी भारत में पाल वंश था और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट था। आपको हम यहाँ से मैप से दिखा देते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा दोस्तों। देखिए उत्तर भारत में यहाँ पे प्रतिहार वंश था, ये आपको दिख रहा होगा। पूर्वी भारत में पाल वंश था, है ना, और दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट वंश था। ठीक है, तो आप सभी को ये आई थिंक क्लियर हो चुका होगा। अब हम फिर से आगे बढ़ते हैं हमारे लेक्चर में। क्लियर है दोस्तों। अब यहाँ देखिए इन तीनों वंशों के राजा जो है कन्नौज पर अधिकार करने के लिए और उत्तरी भारत पर अपना अधिकार करने के लिए 200 वर्षों तक लड़ते रहे दोस्तों। इसी कारण तीनों राज्य की शक्ति भी धीरे धीरे करके नष्ट हो गई, क्योंकि आप ज़्यादा समय तक एक लड़ाई को नहीं चला सकते ना, आपका बहुत पैसा खर्च होगा उसमें भाई। अब उसके बाद देखिए छत्तीसगढ़ में क्या होता है, जो कलचुरी वंश था, जैसे कि मैंने बताया कि है वंश कलचुरी थे ये लोग, है ना। कलचुरी भी अलग अलग टाइप का था, जैसे लहुरी शाखा थी रायपुर में, त्रिपुरी शाखा थी आपकी महाराष्ट्र के तरफ में, और कलचुरी वंश की है वंश जो थे छत्तीसगढ़ में थे। तो यहाँ पे ये राज्य कर रहे थे और इसमें एक प्रमुख राजा थे कलिंग राज, जिनकी राजधानी थी तुम्बाड़। और उसके बाद आए रत्नदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, ऐसे करके बहुत सारे राजा हैं दोस्तों, जिसमें से आप जान सकते हैं रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय, बहारेंद्र साय, और ऐसे करके बहुत सारे राजा हैं। तो 1000 ईस्वी के आसपास कलिंग राज ने पूरे दक्षिण कोसल पे यानी छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्से पे पूरा अधिकार कर लिया और अपनी राजधानी तुम्बाड़ को उन्होंने बसाया। लंबे समय तक उन्होंने शासन किया दोस्तों। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, इसी वंश के एक राजा थे रत्नदेव ने महाकोशल क्षेत्र पर रतनपुर को बसाया था दोस्तों। ये रत्नदेव प्रथम थे, है ना। अब इसके बाद देखिए इन्होंने अपनी राजधानी रतनपुर को बनाई और उन दिनों महाकोशल के क्षेत्र में रतनपुर की बराबरी का एक भी शहर नहीं था, क्योंकि वो बहुत ही शानदार बनी हुई थी। ओके दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। कलचुरी वंश के राजा अपने आप को राजपूत कहा करते थे और उनके अतिरिक्त इस काल में भारत के दूसरे इलाकों में भी, विशेषकर आप देखेंगे तो उत्तर की तरफ, उत्तर पश्चिम की तरफ या मिडिल इंडिया में यानी कि सेंट्रल इंडिया में कई राजपूत राजवंश प्रभावी हुए थे। उनमें से कुछ कौन कौन से राजवंश थे, आइए देखते हैं उनके बारे में। जैसे चौहान थे, तोमर थे, परमार थे, गुर्जर प्रतिहार थे, ये सभी राजवंश थे। इन राजवंशों की एक विशेषता थी दोस्तों कि प्रत्येक वंश की कई कई शाखाएं हुआ करती थी जो अलग अलग जगहों पर स्थापित थी दोस्तों। इसलिए कभी कभी आपको हिस्ट्री कॉम्प्लिकेटेड भी लगता होगा, लेकिन आप सही तरीके से पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आएगी। अब यहाँ देखिए इस समय मध्य भारत में परवार वंश के राजाओं का शासन था। मध्य भारत मतलब आपका एमपी का क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़ का क्षेत्र हो गया। इस वंश के राजाओं में सबसे प्रसिद्ध थे राजा भोज। भोज ने 1000 ईस्वी से 1035 ईस्वी तक शासन करा और अपनी शक्तिशाली सेना के कारण ही वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर पाते हैं दोस्तों। भोज देखो एक पराक्रमी राजा था, बहुत ही बहादुर था, उसके साथ ही साथ ये बहुत नॉलेज वाला बंदा भी था। जैसे इसने साइंस में, साहित्य में, वास्तुकला में गहरी रुचि रखी थी और इसका प्रचार प्रसार भी खूब किया था। इसी समय सेंट्रल इंडिया के या सेंट्रल एशिया के एक शक्तिशाली राजा हुआ वहाँ पे दोस्तों, जिसका नाम क्या था, महमूद गजनवी। ये पूरे एशिया में सबसे शक्तिशाली राजा साबित हुआ उस समय। उसने क्या किया, 1000 ईस्वी से 1025 ईस्वी तक बार बार उत्तर भारत से इंडिया में अटैक किया दोस्तों। उत्तर भारत मतलब आप ये वाला रीजन देख सकते हैं, यहाँ से अटैक किया बार बार। यहाँ पे पंजाब के पास एक दर्रा था, खैबर पास दर्रा, उसी में से ही आता था। कई बार इसने भारत में अटैक किया। मैं बता देता हूँ आपको कि 17 बार इसने भारत में अटैक किया और 17वें बार में सोमनाथ मंदिर को लूट के लेके चला गया दोस्तों। उसके राज्य में एक प्रसिद्ध विद्वान रहता था, एक कवि बोल लीजिए या विद्वान बोल लीजिए, उसका नाम था अलबरूनी दोस्तों। ठीक है, वह मैथ्स में, खगोल शास्त्र में और अलग अलग कई सारे चीज़ों में उसकी जो है गहराई से अध्ययन करने के लिए वो भारत आया हुआ था। अब यहाँ आकर उसने संस्कृत भाषा भी सीख ली और कई वर्षों तक जगह जगह घूमता रहा दोस्तों, और उसने कई सारे पुस्तक लिख दिए। उनमें से एक प्रसिद्ध पुस्तक है 1030 में, देखिए अरबी भाषा में एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। उसमें लिखा था उसने, उसका नाम दिया था तहकीके हिंद, जिसमें छत्तीसगढ़ के बारे में लिखा, छत्तीसगढ़ के उन्होंने धर्मों के बारे में लिखा, लोगों के बारे में, यहाँ के रीति रिवाज के बारे में, साइंस के बारे में, मैथ्स के बारे में, खगोल शास्त्र के बारे में विस्तार से उन्होंने बताया दोस्तों। अब इसके बाद देखिए राजवंशों की शासन नीति कैसी थी, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इन अधिकारियों को राज्य की तरफ से नियमित वेतन नहीं मिलता था, मतलब जो वहाँ पे काम करते थे, बल्कि बड़े भू क्षेत्र जो है उनको दे दिए जाते थे या कई गांव इनके नाम कर दिए जाते थे। इन क्षेत्रों से जो भी लगान मिलता था वो लोग वसूल लेते थे और उसी से ही उनका गुजारा चलता था। इस वक्त लगातार युद्धों के चलते रहने के कारण सेना का भी वैल्यू धीरे धीरे
बढ़ गया था दोस्तों। और राजाओं की सेना बहुत बड़ी नहीं होती थी, बड़े अधिकारियों और सामंतों के पास पास अपनी सेनाएं होती थी, और जब भी लड़ाई होती थी वो लोग मदद के लिए उनको बुलवा लेते थे। सेना में पैदल सैनिक के अलावा हाथी और घोड़े की भी काफ़ी वैल्यू थी दोस्तों, क्योंकि कई लोग उसमें भी बैठ करके लड़ा करते थे। उसके बाद देखिए, इस प्रकार की व्यवस्था का कुछ नुकसान भी हुआ करता था। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने और अलग सेना होने के कारण ये अधिकारी अक्सर अपने राजा की बात नहीं मानते थे, क्योंकि वो दूर में है, क्यों मानेंगे भाई, वो अपने हिसाब से चलते थे। वे हमेशा अपने लिए और ज़्यादा स्वतंत्रता हासिल करने के लिए तत्पर रहते थे। मतलब अगर उनको कहीं और से कुछ फ़ायदा मिल रहा होता तो वो लोग वहीं चले जाते थे। इसके बाद हम बात करते हैं दक्षिण भारत के बड़े राजवंशों के बारे में। जब भी दक्षिण भारत के राजवंशों की बात आती है तब आप चोल वंश को छोड़ के नहीं जा सकते। देखिए, इस वंश के प्रमुख राजा थे राजराज, उनका नाम था राजराज चोल, राजेंद्र चोल और कुलोत्तुंग चोल। इन राजाओं ने न केवल पूरे दक्षिण भारत पे अपना शासन स्थापित किया, बल्कि सेना के कई अभियानों से इन्होंने बहुत सारा धन इकट्ठा भी किया। उड़ीसा के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में, उन क्षेत्रों में भी जाकर के अपना आधिपत्य स्थापित कर दिया दोस्तों। इन्होंने विशाल राज्य स्थापित किया। कलिंग पे भी इन्होंने हमला किया था दोस्तों, जहाँ पे अशोक ने हमला किया था। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, उन्होंने अपने समुद्री बेड़ों की मदद से समुद्र पार करके श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव पर भी चढ़ाई कर दी। साथ ही अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो श्रीलंका का एक बड़ा हिस्सा लंबे समय तक चोल राजवंशों का हिस्सा बना रहा दोस्तों। और चोल राजाओं की इन सैनिक सफलताओं के आधार था उनकी शक्तिशाली थल सेना और जल सेना। मतलब देखिए कि ये ना केवल थल में लड़ाई करते थे, ज़मीन पे लड़ाई करते थे, बल्कि ये जल में भी लड़ाई करने के एक्सपर्ट थे दोस्तों। इसलिए ये काफ़ी बहादुर राजा कहलाए उस टाइम पे। ओके, इसलिए तो उन्होंने विदेशों में भी हमला करके अपना कब्जा बना लिया। और यहाँ पे देखिए, मंदिरों में स्थापित देवताओं के नाम उन मंदिरों को बनाने वाले राजा के नाम पर ही रख दिए जाते थे। जैसे राजराज चोल ने राजराजेश्वर मंदिर बनवाया, और अपनी सेना जुटाने और शासन के दूसरे खर्च के लिए चोल शासक जो है प्रजा पर कई प्रकार के टैक्स लगा देते थे। भूमि पर लगने वाला जो टैक्स होता था, इनमें सबसे महत्वपूर्ण टैक्स था दोस्तों वो लैंड टैक्स, जिसको आप कह सकते हैं भूमि कर। यह कर जो है उत्पादन के 1/3 हिस्सा, जितना भी प्रोडक्शन करते थे उसका आप 1/3 से गुणा कर दीजिए, तो जितना हिस्सा बचेगा वो जो है इनको टैक्स के रूप में मिलता था। इसके अलावा व्यापार पर लगने वाला कर पर भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा धन अर्जित किया दोस्तों। इसी के साथ बड़े निर्माण कार्य भी इन्होंने किए। अपने क्षेत्रों में तालाब बनवाए, नहर बनवाए। गांव वालों से बेगारी की मांग भी की जाती थी दोस्तों, कि आप थोड़ा सा चंदा इकट्ठा कीजिए और इसमें हेल्प कीजिए। ग्राम व्यवस्था एवं स्थानीय स्वशासन, इस युग का विकास इसी समय से होना प्रारंभ हो जाता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है दोस्तों। होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में मैं इसके क्वेश्चन आंसर भी आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों। गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वंस अगेन।